गुलामी एक ऐसा शब्द, एक ऐसा श्राप जिसने लाखों लोगों को इस तरह से प्रभावित किया कि उन्हें खुद इंसानों द्वारा एक इंसान न समझा जाकर एक ऐसी चीज समझा गया जिन्हें खरीदा जा सकता है, जिन्हें बेचा जा सकता है और जिनका शोषण किया जा सकता है। इस वक्त 19वीं सदी में गुलाम रखना समाज के एक बड़े हिस्से में सम्मान और ताकत के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। वहीं समाज के एक दूसरे सड़े हुए हिस्से में गुलाम बनाना व्यापार के एक अच्छे अवसर के रूप में। मेरा नाम सोलमन नॉर्थअप है। मैं नॉर्थ अमेरिका के न्यूयॉर्क स्टेट का रहने वाला हूँ। यहाँ पर मैं अपने परिवार के साथ रहता हूँ। मेरे परिवार में मेरी वाइफ, मेरा सन, मेरी एक डॉटर जिसकी अब शादी हो चुकी है और उसका एक छोटा बेबी भी है। एक लाइन में कहूँ तो मेरी फैमिली एक परफेक्ट फैमिली है। ये कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ मेरी जिंदगी की सच्ची घटना पर आधारित है। ये उन दिनों की बात है जब मैं एक अच्छा वायलिनिस्ट हुआ करता था। मेरे काम, मेरे हुनर की बहुत से लोग तारीफ किया करते थे। एक दिन मुझे ढूंढते हुए दो लोग आए जो वाशिंगटन डीसी के किसी बड़े सर्कस ग्रुप का हिस्सा थे। उन्होंने मुझे बताया कि वाशिंगटन डीसी में उनका सर्कस ग्रुप एक बड़े से प्रोग्राम को करने जा रहा है जो लगभग 2 हफ्ते तक चलेगा। इसमें उन्हें एक हुनरमंद वायलिनिस्ट की जरूरत है। उन्होंने मुझे कहा कि मुझे हर रोज के 70 रुपए दिए जाएंगे और जिस दिन मैं परफॉर्म करता हूँ उस दिन के 250 रुपए। आमतौर पर ये रकम उन दिनों किसी वायलिनिस्ट की एक दिन की कमाई से कहीं ज्यादा का था। मुझे ऑफर ठीक लगा और मैंने उन्हें हाँ कर दिया। इन दिनों मेरी वाइफ अपने माँ के घर यानी मेरे बच्चों के ननिहाल जाने वाली थी, तो जब उसने मेरे काम के बारे में सुना तो वो अगले दिन ही वहाँ के लिए निकल गई। मैं भी अपने काम के सिलसिले में वाशिंगटन डीसी चला गया। वहाँ जाने के बाद मेरे 2 हफ्ते काफी बढ़िया बीते। मुझे मेरे काम के बदले उनके कहे मुताबिक पैसे दिए गए। वो आखिरी रात थी, या कहे तो उस काम का आखिरी दिन। मैंने उन दोनों के साथ जिन्होंने मुझे वहां पर बुलाया था रात का खाना खाया। उस रात मैंने कुछ ज्यादा ही शराब पी ली जिस वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई। होटल के कमरे तक आते आते मैं नशे में बेहोश हो गया। बेहोश होने से पहले मैंने देखा कि मुझे उन दोनों ने ही यहाँ तक पहुँचाया था। अगले दिन काफी देर से मेरी आँख खुली। आँख खुलने के साथ धीरे धीरे जब मैं होश में आया तो मैंने खुद को आबादी से काफी दूर एक अबैंडेंड घर के बेसमेंट में पाया। मेरे हाथों और पैरों में जंजीरें डली हुई थी। इस 4 दीवारी के बीच एक छोटी सी खिड़की थी जिससे आने वाले प्रकाश ने इस जगह को थोड़ी बहुत उजाले में रखा था। मुझे समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगा कि मैं अगवा हो चुका हूँ। लगभग 1 घंटे बाद मेरे पास 2 आदमी आए, शायद ये देखने कि मैं होश में आया हूँ या नहीं। जब उन्होंने मुझे जगा हुआ देखा तो मुझसे मेरी हालचाल पूछी। बस इससे ज्यादा ना तो मेरे बारे में कुछ सुनना चाहते थे और ना ही मेरे बारे में कुछ जानना। फिर भी मैं उन्हें बताने लगा कि मैं कोई गुलाम नहीं हूँ बल्कि एक आजाद इंसान हूँ। मैं न्यूयॉर्क के साराटोगा का रहने वाला हूँ। उनमें से एक ने मुझे अपनी घृणा भरी नजरों से देखते हुए कहा कि तुम एक गुलाम हो और तुम साराटोगा के नहीं बल्कि जॉर्जिया के रहने वाले हो, जॉर्जिया से भागे हुए एक गुलाम। दरअसल ये एक चेतावनी थी कि मैं किसी के सामने अपना मुंह ना खोलूं, अपने बारे में किसी को ना बताऊं। मैं फिर भी इस बात पर अड़ा रहा कि मैं कोई गुलाम नहीं हूँ। इसके बाद उन्होंने अपनी बात मनवाने के लिए मुझे तब तक मारा जब तक कि मैं अधमरा नहीं हो गया। कई दिनों तक मैं इसी कमरे में पड़ा रहा। एक दिन इनमें से एक ने मुझे बाहर निकाला और नहाने के लिए कहा। जब मैं इस कमरे से बाहर निकला तो मैंने देखा कि मैं यहाँ पर अकेला नहीं हूँ। यहाँ पर 2 आदमी और एक औरत भी थी और उस औरत के 2 बच्चे भी। मुझे बाहर इन सब के साथ ही छोड़ दिया गया। अब बातचीत करके मैंने इनसे जानने की कोशिश की कि क्या यहाँ से कोई भागने का रास्ता है। इनमें से एक ने मुझसे निराशा भरे शब्दों में कहा कि हम यहाँ से भाग नहीं सकते। मैंने उससे वो बात कही जो उस वक्त मेरे दिमाग में चल रही थी। मैंने उससे कहा कि अगर किसी तरह से उन लोगों तक खबर पहुंचा दी जाए जिनके पास मैं यहाँ पर काम करने के लिए आया था तो वो हम सबको यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। उसने मेरे भोलेपन पर हैरानी जाहिर करते हुए कहा कि तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें बाहर निकालेंगे? उन्होंने तुम्हें बेच दिया है और इस वक्त वो तुम्हारे बदले मिले पैसों को बैठकर कहीं गिन रहे होंगे। उस वक्त मुझे उनकी बातों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे मुझे भी मेरे हालात पर यकीन हो गया। कुछ दिनों तक सब कुछ शांत रहा, पर एक दिन आधी रात को वो हमें कहीं ले जाने लगे। मैंने उन्हें बात करते हुए सुना कि वो हमें न्यू ऑरलिन्स ले जा रहे थे। डरा धमकाकर उन्होंने हमें एक बैलगाड़ी पर बिठाया और हमें लेकर एक सी पोर्ट पर गए। उस सी पोर्ट पर जबरन हमें एक बोट में बिठाकर न्यू ऑरलिन्स के लिए भेज दिया गया। अगले 5 दिनों बाद हम न्यू ऑरलिन्स के सी पोर्ट पर थे। यहाँ पर सबसे पहले मेरा नाम सोलमन से बदलकर प्लैट रख दिया गया। खास तौर पर यह मेरी पहचान छुपाने के लिए किया गया था। अब हमें यहाँ से एक ऐसी जगह पर ले जाया गया जहाँ लोगों को खरीदा और बेचा जाता था। वहां पर मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा जिन्हें मेरे ही तरह देश के कोने कोने से गुलाम बनाने के लिए लाया गया था। थोड़े ही देर में यहाँ पर बोली लगाना शुरू की गई। एक फोर्ड नाम के अमीर आदमी ने मुझे और एलिजा को खरीद लिया।
एलिजा वही लेडी है जिसे वाशिंगटन डीसी से उसके 2 बच्चों के साथ यहाँ न्यू ऑरलिन्स भेजा गया था। एलिजा फोर्ड से उसके दोनों बच्चों को भी खरीदने की विनती करने लगी और रोने गिड़गिड़ाने लगी और फोर्ड से कहने लगी कि इस दुनिया में उसके बच्चों के सिवा उसका कोई नहीं है। फोर्ड जो भी था, अच्छा या बुरा, उसके दिल में रहम था। उसने सेलर से एलिजा के दोनों बच्चों को भी खरीदने की कीमत पूछी, लेकिन सेलर ने उन दोनों बच्चों को बेचने से इनकार कर दिया। अब फोर्ड हमें लेकर अपने घर गया। उसका घर आबादी से दूर जंगलों से सटा हुआ था। उस दिन उसने हमें आराम करने के लिए कहा और ये भी कहा कि अगले दिन हमें हमारा काम बता दिया जाएगा। अगले दिन की सुबह वो मुझे लेकर अपनी काम वाली साइट पर गया, जहाँ पहले से ही बहुत से मजदूर जंगल से लकड़ियाँ काट रहे थे। उसका लकड़ियों का व्यापार था। मैं भी उन सभी मजदूरों के साथ लकड़ियाँ काटने के काम में लग गया। धीरे धीरे समय बीतने के साथ मैं बाकी दूसरे मजदूरों से अधिक काम करने लगा। इसकी वजह थी कि मैं फोर्ड की नजरों में आना चाहता था। मैं सुबह सबसे पहले उठकर काम पर जाता और शाम उनके लौटने के घंटों बाद वापस लौटता। एक दिन पेड़ों की कटाई करते हुए मेरा ध्यान पास की झील पर गया। उसे देखकर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने इस बारे में फोर्ड से बात करने की सोची। जब मैं फोर्ड को लेकर झील पर पहुंचा तो वहां उस साइट का इंचार्ज, जिसका नाम जॉन टिबिट्स था, वो भी आ गया। मैंने फोर्ड से पूछा कि हम लकड़ियों को झील के रास्ते ना ले जाकर जमीनी रास्ते से क्यों ले जाते हैं, जबकि वो काफी घुमावदार पड़ता है। टिबिट्स ने कहा क्योंकि झील में पानी का लेवल काफी कम है, उसमें बोट नहीं चल सकती। मैंने कहा लेकिन मैं तरीका निकाल सकता हूँ। जॉन टिबिट्स स्वभाव का एक घमंडी आदमी था। उसने मेरी बातों को जरा भी अहमियत ना देते हुए कहा कि तुम हमें सिखाओगे कि हम क्या करें? भूलो मत कि तुम कौन हो, तुम सिर्फ एक गुलाम हो। फोर्ड ने मेरी पूरी बात सुनने के लिए उसे चुप करा दिया। मैंने अपनी बात को पूरा करते हुए कहा कि मैं अंदाजा लगा के कह सकता हूँ कि इस झील की गहराई 12 फीट है और इतना काफी है हमारी नाव को वजन के साथ इसे पार करने के लिए। फोर्ड ने मेरी पूरी बात सुनकर इसे प्रैक्टिकली करके दिखाने के लिए कहा। मैं उसी समय से कुछ लोगों के साथ झील में रास्ता बनाने के काम में लग गया और अगले ही दिन मैंने इसे प्रैक्टिकली प्रूफ करके दिखा दिया। मेरे इस काम से फोर्ड काफी इम्प्रेस हुआ और जैसा कि मैंने सोचा था, फोर्ड का अटेंशन पाने के लिए वो भी मुझे मिलने लगा। अब मुझे उस वक्त का इंतजार था कि जब मैं फोर्ड को अपनी कहानी सुनाऊं और मेरी दुख भरी कहानी सुनकर वो मुझे मेरे परिवार के पास वापस जाने दे। लेकिन मैं ये सब इतनी जल्दी नहीं करना चाहता था, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं मेरा सारा काम बिगड़ न जाए। मैंने खुद से 5-6 महीने का वक्त लिया और जो जैसा चल रहा था उसे वैसा चलने दिया। धीरे धीरे करके ये 5-6 महीने का वक्त भी निकल गया। एक दिन जब मैं अपने काम को कर रहा था तो उसी वक्त जॉन टिबिट्स मेरे पास आया। उसने मेरा काम देखा और वो काम उसे पसंद नहीं आया। उसने दोबारा से उस काम को शुरू से करने के लिए कहा। मैंने ऐसा ही किया। अगले दिन मैंने फिर से उसे ठीक किया जैसा कि उसने बताया था, और जब मैं उस काम का लगभग 1/4 काम पूरा कर चुका था तो वो फिर से उसे देखने के लिए आया। इस बार भी वो काम उसे पसंद नहीं आया। वो मुझे डांटने फटकारने लगा। बार बार उसके इस बर्ताव से मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसे वहां से चले जाने के लिए कहा। दरअसल ये पहली बार नहीं था, पिछले 5-6 महीनों में उसने सैकड़ों बार ऐसा किया था। शायद इसकी वजह यह थी कि फोर्ड इन दिनों उससे ज्यादा मुझे अहमियत दे रहा था। खैर, मेरे जवाब से वो भड़क गया। ये पहली बार था जब मैंने उसे जवाब दिया था। उसने अपना चाबुक लिया और मुझे मेरा शर्ट उतारने के लिए कहने लगा। मैंने ऐसा भी करने से मना कर दिया। इस बार वो गुस्से से तिलमिला उठा। वो अपने चाबुक से मुझे मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन मैंने भी इस बार उसे बख्शा नहीं। पिछले सारे महीनों की कसर उससे निकाल ली। उस वक्त तो वो मार खा के चला गया, लेकिन 3 घंटे बाद वो अपने 2 साथियों के साथ वापस लौटा और मुझे मारने की कोशिश की। उन तीनों ने मिलकर मेरा हाथ पैर बांध कर मेरे गले में रस्सी डालकर एक पेड़ से लटका दिया, इससे पहले कि मेरी जान निकलती। साइड के सुपरवाइजर ने आकर उन्हें रोक लिया। उसके हाथों में गन थी और उसने उन्हें वहां से जाने के लिए कहा, लेकिन उसने मुझे उस पेड़ से उतारा नहीं, बल्कि वो फोर्ड को इसकी जानकारी देने के लिए चला गया। 1 से 2 घंटे बाद जब फोर्ड आया तो मेरी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उसने पहुंचते ही वो रस्सी काटी और मुझे लेकर अपने घर में गया। उस पूरी रात वो मेरे लिए जागता रहा, क्योंकि वही बाहर टिबिट्स मुझे मारने के लिए घूम रहा था। अगली सुबह फोर्ड ने मुझे और मेरे साथ अपने बाकी मजदूरों को भी एक दूसरे आदमी के पास भेज दिया। जाने से पहले मैं फोर्ड को अपने बारे में बताने लगा, इस उम्मीद से ताकि फोर्ड मुझे फ्री कर दे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि बदले में सिर्फ इतना ही कहा कि उसके ऊपर भी एक कर्ज है, इसलिए वो मेरी मदद नहीं कर सकता। अब जब हम अपने नए खरीदार एडविन एप्स के पास पहुंचे तो उसने हमें पहले ही नजर में समझा दिया कि वो क्या चीज है। उसने सबको सख्त चेतावनी दी कि अगर कोई उसके मर्जी के मुताबिक काम नहीं करता तो उसको बहुत ही दर्दनाक सजा दी जाएगी। इतना कहकर उसने सबको अपने कपास के खेतों में काम करने के लिए भेज दिया। उसका कपास का व्यापार था। पूरा दिन कपास के पौधों से कपास निकालने के बाद शाम के समय सबके निकाले हुए कपास का वजन किया गया। कम से कम हर एक दिन एक व्यक्ति को 90 किलो कपास निकालना जरूरी था, जबकि उस पहले दिन मेरा 90 किलो से कुछ कम था। कुछ और लोगों का भी कम था जो पहले से ही वहां पर गुलामी कर रहे थे।
उस शाम उन सभी लोगों को, जिनका 90 किलो से कम था, बहुत बुरी तरह से कोड़े मारे गए। उसी रात लगभग 10 बजे के आसपास जब सभी अपनी दर्द, अपनी पीड़ा को भुलाकर सोने की कोशिश कर रहे थे, तो एडविन उनके पास आया। वही एक कोने में मैं भी दुबका हुआ पड़ा था। उसने सबको अपने घर में चलने के लिए कहा, क्योंकि उस दिन उसका डांस करने का मन हुआ था। ना चाहते हुए भी सबको उसके पीछे जाना पड़ा। साद फोर्ड ने उसे बताया था कि मैं वायलिन बजा लेता हूँ, इसलिए उसने मुझे एक वायलिन पकड़ा दी और सभी को मेरी वायलिन की धुन पर डांस करने के लिए कहा। किसी के पास भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसकी कही हुई बातों को इनकार कर दे, इसलिए सभी ने उसके कहते से ही डांस करना शुरू कर दिया। जो कुछ मैं उस शाम को देख रहा था, शायद अगर मैं वहां पर नहीं होता तो कभी भी मुझे उसका एहसास नहीं होता। वो रात तो किसी तरह से बीत गई, लेकिन फिर वही सिलसिला एक लंबे वक्त तक चलता रहा। साल दर साल वो हमसे जानवरों की तरह काम करवाकर ढेरों मुनाफा बटोरता रहा, लेकिन एक साल उसकी सारी फसल को कीटों ने बर्बाद कर दिया। उस साल उसका लाखों का नुकसान हुआ और उस नुकसान का जिम्मेदार उसने हम सभी को ठहराया। उसका मानना था कि ये जो भी नुकसान हुआ है उसका कारण हमारी बद्दुआएं हैं। अब उसका सारा काम बंद पड़ चुका था, इसलिए उसकी भरपाई के लिए उसने हमें एक नए जमींदार जज टर्नर को सौंप दिया। लगभग 6 साल बाद मैं उस कमीने एडविन एप्स की पहुंच से दूर आया था, जिसने बीते पिछले 6 सालों में हर एक दिन हमारा जीना दुश्वार कर रखा था। खैर, जज टर्नर के यहाँ हमने एक नया काम, गन्नों की खेती करना शुरू किया। लगभग 1.5 साल तक मैं और मेरे साथ गए लोग उसके यहाँ पर गन्नों की खेती करते रहे। इन 1.5 सालों के भीतर उसने मुझे एक आदमी की सालगिरह पर वायलिन बजाने के लिए भेजा था, और वहां से जो भी पैसे मिले थे उसे उसने मेरे पास ही रहने दिया था। जब तक मैं वहां पर रहा, मैंने कभी भी उसे किसी पर हाथ उठाते नहीं देखा। हालांकि वो भी अपने काम को लेकर सख्त था, लेकिन उसने कभी भी एडविन एप्स जैसी क्रूरता नहीं की। अब इन बीते हुए 1.5 सालों में एडविन एप्स का व्यापार फिर से सुधर गया था। उसने मुझे और मेरे साथ अपने जितने भी लोगों को भेजा था उन्हें फिर से वापस बुला लिया। अब जब हम उसके ठिकाने पर पहुंचे तो मैंने देखा कि इस बार उसके खेतों में पहले से भी ज्यादा पैदावार हुई थी। इस वजह से उसने कुछ और भी मजदूरों को बढ़ा लिया था। इन्हीं मजदूरों, या उनकी भाषा में कहें तो गुलामों में एक आम्सबी नाम का शख्स भी था। हैरानी की बात थी कि वो एक वाइट होते हुए भी गुलामी कर रहा था, जबकि मैंने इससे पहले सिर्फ ब्लैक लोगों को ही गुलामी करते देखा था। धीरे धीरे साथ में काम करते हुए जब मेरी उसके साथ जान पहचान हो गई, तो मैंने उससे इस बारे में पूछा कि वो यहाँ कैसे पहुंच गया। उसकी भी अपनी एक अलग ही कहानी थी। एक शाम उसने मुझे अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि वो पहले जहाँ पर काम करता था, वहाँ पर लोगों को हर रोज मारा पीटा जाता था, उन पर जुल्म किया जाता था। इन सब से परेशान होकर उसने शराब पीना शुरू कर दिया। धीरे धीरे आदत उस पर हावी हो गई और इस तरह से उसे जकड़ लिया कि उसने काम पर भी शराब पीना शुरू कर दिया। उसकी इस आदत की वजह से उसे काम से निकाल दिया गया। जल्द ही उसकी इस आदत ने उसे दिवालिया बना दिया और मजबूरन उसे गुलामी का रास्ता चुनना पड़ा। उसके हालात को समझकर मुझे लगा कि वो मेरे भी हालात को समझ सकता है, इसलिए एक रात मैंने उसे भी अपनी कहानी सुनाई और उससे ये वादा लिया कि ये बात किसी को ना बताए। अपनी कहानी सुनाने के बाद मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि वो मेरे लिखे हुए एक लेटर को मेरे होम टाउन भिजवा दे। मैंने उसे जज टेनर के यहाँ से कमाए हुए कुछ पैसे भी दिए। पैसे लेते हुए उसने अगली सुबह उसे लेटर लिखकर देने के लिए कहा। एडविन एप्स की वाइफ मुझसे अक्सर बाजार से सामान मंगवाया करती थी, जिसमें वो व्हाइट पेपर्स भी मंगवाती थी। मैंने उन पेपर्स में से एक निकालकर छुपा दिया था। उस रात मैंने किसी तरह से उस पेपर पर अपने हालातों को लिखा। वो लेटर लिखते हुए मुझे आधी से ज्यादा रात बीत चुकी थी। लेटर पूरा हो जाने के बाद मैंने सोने की कोशिश की, लेकिन मुझे उस रात नींद नहीं आई। लगभग 4 बजे के आसपास एडविन मेरे पास आया और मुझे लेकर बाहर गया। उसके हाथों में चाकू था और उसकी आंखों में गुस्सा। उसे पता चल गया था कि आज मैं कोई लेटर अपने होम टाउन भेजने वाला हूँ। दरअसल आम्सबी ने उसे सब कुछ बता दिया था। उस रात मैंने खुद के डर पर काबू रखते हुए आम्सबी के बारे में उससे ऐसी ऐसी बनावटी बातें कही कि उसे मेरी बातों पर यकीन हो गया कि झूठ मैं नहीं बल्कि वही बोल रहा था। उस रात तो चला गया, लेकिन फिर अगले 4 सालों तक मैं किसी पर भी भरोसा नहीं कर पाया। इन बीते हुए 4 सालों में बीमारी, भूख और एडविन एप्स के दिए हुए जख्मों की वजह से कईयों ने ये दुनिया छोड़ दी। कईयों ने इसे अपनी डेस्टिनी मान ली, तो कई तो इसे पहले ही दिन से अपनी डेस्टिनी मान चुके थे। जब चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, तो वहीं अभी भी मेरे भीतर एक होप का दिया जल रहा था। एक दिन एडविन एप्स के यहाँ पर काम करने के लिए एक आदमी आया। उसका नाम बैस था। बैस एक आजाद इंसान था। जब उसने वहां पर हमारी खराब हालत को देखा तो उसे हम पर बहुत पछतावा हुआ। उसने इस बारे में एडविन को समझाया कि वो अपने गुलामों का भी ठीक से ख्याल रखे। आखिरकार वो भी एक इंसान ही है। मैं भी वहीं पर था जब उसने हमारी तरफ देखकर हंसकर जवाब दिया कि वो बस एक गुलाम है, मैं उनके साथ जो भी करना चाहूँ कर सकता हूँ। बैस ने उसके जवाब पर कहा कि हमारा मजहब दूसरों से गुलामी करवाना नहीं सिखाता है, फिर दूसरों की जिंदगी का हक तुम्हारे पास कहाँ से आता है।
उसने कहा कि मैंने उन्हें पैसे देकर खरीदा है। बैस ने उससे कहा कि हाँ जरूर तुमने उन्हें पैसे देकर खरीदा होगा और कानूनन तुम उन्हें गुलाम भी बना सकते हो, लेकिन सोचो अगर कल कोई कानून बदल जाए और तुम्हारी आजादी छीनकर तुम्हें गुलाम बना दिया जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा। इसी तरह से इनकी कहासुनी आगे भी चलती रही और एक समय आने पर एडविन बैस को अपनी आंख दिखाकर चला गया। इस बात को लगभग 1 हफ्ता बीत गया था जब मैं बैस के साथ अकेला ही काम कर रहा था। उस वक्त वहां पर कोई नहीं था, तो मैंने बैस से अपने बारे में बताना चाहा और बदले में उससे मदद की भावना रखी। मैंने अपनी बात को शुरू करते हुए पूछा कि वो कहाँ से है। उसने बताया कि वो इस जगह का नहीं है बल्कि कनाडा का है। अब उसने बताना चाहा कि आखिर कनाडा है कहाँ। मैंने उससे कहा कि मैं जानता हूँ कि कनाडा कहाँ है, मैं पहले वहां पर जा चुका हूँ। उसे भरोसा दिलाने के लिए मैंने कनाडा के कुछ फेमस सिटीज के नाम बताए। मेरी बात सुनकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने अचंभित होते हुए कहा कि तुम गुलाम होकर भी पूरी दुनिया घूमे हो, यहाँ कैसे आए। उसके इच्छा जाहिर करने पर मैंने उसे अपनी गुलामी के पिछले 12 सालों की पूरी कहानी सुनाई। वो मेरी कहानी को सुनकर काफी भावुक हुआ और मेरी मदद के लिए तैयार हो गया। उसने मुझे विश्वास दिलाया कि वो मेरी मदद करेगा। कुछ दिनों बाद जब काम पूरा हो गया तो वो वापस चला गया। फिर काफी दिन बीत गए और वहां से कोई भी जवाब नहीं आया। मुझे लगा कि शायद आम्स बी की तरह उसका भी मन बदल गया होगा। एक दिन जब मैं खेतों में काम कर रहा था तो वहां एक पुलिस ऑफिसर आया और उसने मुझसे पूछा कि क्या प्लैट मैं ही हूँ। मैंने उसे बताया कि हाँ प्लैट मैं ही हूँ। उसने मुझसे पूछा कि क्या तुम्हारा दूसरा भी कोई नाम है। मैंने उससे कहा कि हाँ मेरा असली नाम सोलमन नॉर्थअप है। अब तक मुझे समझ में आ चुका था कि मिस्टर बैस ने मेरी फैमिली तक मेरी जानकारी पहुंचा दी थी। मैंने उस ऑफिसर से पहचान के तौर पर अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में सब कुछ ठीक ठीक बता दिया। उसे भी मेरे जवाब से यकीन हो गया कि मैं ही सोलमन नॉर्थअप हूँ जिसकी तलाश में वो यहाँ पर आए हैं। उसने आखिर में हमसे कुछ दूर खड़े एक आदमी की तरफ इशारा करके कहा कि तुम पहचानते हो कि वो कौन है। मैंने उस आदमी को ध्यान से देखा और फिर पहचान गया कि वो मिस्टर पार्कर है। मिस्टर पार्कर मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे। वो मेरे पास आए और मुझे अपने साथ चलने के लिए कहा। जब एडविन ने सुना कि मुझे कोई लेने के लिए आया है तो वो अपनी हर कोशिश करने लगा मुझे रोकने की। पार्कर ने उसकी बातों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया और मुझे लेकर मेरे होम टाउन, मेरे परिवार के पास वापस आ गया। जब मैं अपने परिवार से मिला तो उस एक पल में मैं अपने सारे दुख भूल गया। अब जब मैं अपनी जिंदगी में वापस लौट आया था तो मैंने उन सभी की मदद का फैसला किया जिनको गुलामी की बेड़ियां पहना दी गई थी। मैं कोर्ट गया और इस गुलामी के खिलाफ एक केस फाइल की। विटनेस के तौर पर मैं खुद ही था कि उन गुलाम कहे जाने वाले लोगों के साथ कितनी क्रूरता की जा रही है। इसी के साथ मैंने अपनी बात दुनिया भर के हर एक लोगों तक पहुंचाने के लिए 1853 में एक किताब लिखी और उस किताब को नाम दिया 12 Years a Slave। इस किताब के छपने के बाद कईयों ने खड़ा होकर इस गुलामी प्रथा का विरोध किया। उस समय से लेकर मैं अब तक इसे खत्म करने में लगा हूँ और तब तक लगा ही रहूंगा जब तक कि मेरी जिंदगी का आखिरी दिन नहीं आ जाता।